हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन गुरुकुल पाठशाला में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज आपका टेस्ट अच्छा गया होगा। मैं आपके सामने लेकर के आया हूं जीएसटी का जो टेस्ट सीरीज है उसके में फिजिक्स का सॉल्यूशन। तो फटाफट पेन पेपर लेकर के रेडी हो जाइए और देखते हैं क्या क्या है सॉल्यूशंस बच्चे। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है अ मेटालिक रिंग इज अटैच्ड विद द वॉल ऑफ अ रूम when the north pole of a magnetic is brought near to it, the induced current in the ring। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब ये जो आपको दिख रहा है, ये जब अंदर की तरफ प्रवेश करेगा तो इससे निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाने की तरफ कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा करंट प्रोड्यूस होना चाहिए जो ये आने वाले फ्लक्स को काट दे। और ऐसा तब संभव है जब ये जो रिंग है बच्चे, उस रिंग से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकले। तो रिंग का जो इधर से टॉप व्यू जो होना चाहिए उसमें करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तभी ये ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालेगा। तो इसका मतलब इसमें जो करंट होगा बच्चे वो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ होगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं। कह रहे अ कॉपर रिंग इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली एंड अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप थ्रू इट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। देखो कह रहा है एक कॉपर का रिंग है, ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन डिस्कस भी किया था क्लासरूम में जब हमारे क्लासेस चल रहे थे उस वक्त हम लोगों ने। ये नॉर्थ पोल है बेटा, ये साउथ पोल है। जब ये इसको इसके अंदर से ड्रॉप करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, वो जी से ज्यादा होगा या कम होगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो, क्योंकि ये जो मैग्नेट है वो इसके अंदर इस रिंग के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अभी अभी पिछले क्वेश्चन हमने देखा कि रिंग के ऊपर नॉर्थ पोल बनेगा और ये मैग्नेट का जो है वो भी नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो जी से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लेस देन दैट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। इन अ कॉइल ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो एरिया दे रखा है, एरिया दिया हुआ है कितना बेटा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करके 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर, 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर हो गया। एंड नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया बेटा, 10 दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड रेट ऑफ, ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड रेट है dB अपॉन dt की वैल्यू दे रखा है बेटा कितना, 10 टू द पावर 8 गॉस पर सेकंड दिया हुआ है। तो गॉस को हमें टेस्ला में कन्वर्ट करना होगा, तो 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर मिलेगा 10 टू द पावर 4 टेस्ला पर सेकंड। द रेजिस्टेंस R की वैल्यू दे रखा है बेटा, R कितना दिया है, 20 ओम दिया हुआ है। द करंट इन द कॉइल, I की वैल्यू क्या होगा बच्चे, ये पूछ रहा है। तो हमें पता है I की वैल्यू -N d∅dt, ये तो EMF हो गया और उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो यहां पर मिला N d फाई का मतलब B इंटू ए, और B इंटू ए क्या है बेटा, लिख लेते हैं पहले, BA dt अपॉन R। ए को अगर बाहर निकाल लेते हैं तो हमें मिलता है कितने नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा, 10 नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। ए बाहर निकाला तुमने, तो ए हमने बाहर निकाला 10 टू पावर -3 इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी कितना दिया हुआ है बेटा, dB अपॉन dt। देखो अगर इस ए को बाहर कर लेते हैं तो dB अपॉन dt की एग्जैक्ट वैल्यू देके रखिए कितना, 10 टू पावर 4 टेस्ला, 10 टू पावर 4 टेस्ला पर सेकंड डिवाइडेड ओवर, हमें R से डिवाइड करना होगा, 20 से डिवाइड करेंगे। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 10 टू पावर -2 ये हो जाएगा और ये होगा 100 अपॉन 20 जो कि आएगा 5, तो ये होगा 5 एम्पियर बेटा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसको। चलो, as shown in the figure, a magnet is moved with a fast speed toward a coil at rest। ये coil रेस्ट पे रखा गया है, इस मैग्नेट को अंदर से तेजी से लेकर के गए हैं। Induced current and induced charge in the coil is E and I and Q respectively। E I और Q respectively है। E EMF है, I करंट है और Q क्या है बेटा, चार्ज है। पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, E इंक्रीज होगा, बिल्कुल होगा। इनकरेक्ट पूछ रहा है, I इंक्रीज होगा, बिल्कुल इंक्रीज होगा। देखो E प्रोपोर्शनल टू d∅dt, फैराडेज लॉ, जैसे जैसे रेट ऑफ फ्लक्स चेंज होगा वैसे वैसे EMF वैल्यू ज्यादा होगा। Q रिमेन सेम, ये भी सही है, चार्ज कंजर्व होता है तो चार्ज भी सेम रहेगा। Q इंक्रीजेस, ये निकला गलत, Q बढ़ नहीं सकता बेटा क्योंकि Q सेम रहेगा ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, जल्दी से देखो। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन की बात नहीं करता, फैराडेज लॉ डायरेक्शन की बात नहीं करता।
द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज। अभी अभी मैंने बताया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, या अभी अभी मैंने लिखा था लास्ट वाले क्वेश्चन में, तो आपने देखो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, द डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन नहीं, नन ऑफ द नहीं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा बच्चे। आगे बढ़ते हैं, कह रहे द मैग्नेटिक फील्ड इन अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, तो एन की वैल्यू दिया बेटा कितना 100 एंड 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, एरिया क्या दिया बेटा 40 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 टेस्ला टू 6 टेस्ला, यानी कि अगर तुम देखो B1 की वैल्यू तो कह रहा है 1 टेस्ला और B2 की वैल्यू कितना कह रहा है बेटा 6 टेस्ला कह रहा है, और टाइम कितना कह रहा है 2 सेकंड में कह रहा है। चलो ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, द ईएमएफ, ईएमएफ कितना आएगा ये पूछ रहे हैं। चलो ठीक है, तो ईएमएफ का इक्वेशन होता है बेटा डी फाई बाई डी टी, एन के साथ, एन का मल्टीप्लाई कर दो एन डी फाई बाई डी टी, माइनस भी होता है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। चलो ठीक है, तो यहां पर जो डी फाई है इसका मतलब है चेंज इन फ्लक्स, तो मुझे पहला पहला एक एक करके फ्लक्स निकालना पड़ेगा। फाई वन कितना होगा बेटा B1A, B1A, और कह रहा है बेटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधे सीधे मैं लिखूंगा B है। B1 कितना है बेटा 1 टेस्ला, और एरिया कितना है, एरिया अपने पास है 40 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर -3 लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 10 टू पावर -3, ये आपको फाई वन मिला। फाई टू अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 6 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर -3, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 24 इंटू 10 टू पावर -3, और यहां पर 4 इंटू 10 टू पावर -3, तो अगर सॉल्व किया जाए तो E इक्वल टू एन, नंबर ऑफ टर्न्स कितने बेटा 100 है, डी फाई बाई डी टी, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स कितना होगा बेटा 24 में से 4 गया 20, 20 इंटू 10 टू पावर -3 अपॉन टी, कितनी देर में हो रहा है ये काम, ये काम हो रहा है 2 सेकंड में, तो 2 से ये 50 हो गया बच्चे, और यहां पर हो गया आपको 2 जीरो इधर मिल गया और ये 3 जीरो, तो E इक्वल टू 1000 ये हो गया, और 10 टू पावर -3, इन दोनों को सॉल्व करोगे 1 आएगा आंसर, 1 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। देखो बेटा 3 जीरो पॉजिटिव में है, 3 जीरो नेगेटिव में है, इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ टर्न 500, तो एन की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा 500 दे रखा है। वायर हैज एन एनक्लोज्ड एरिया 0.1 मीटर पर टन, ठीक है, एरिया भी दे रखा है बेटा कितना 0.1 मीटर स्क्वायर। इट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू दे रखा है 0.2 टेस्ला एंड रोटेटेड बाय 180 डिग्री अबाउट अ डायमीटर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड इन टाइम दिया हुआ है कितना 0.1 सेकंड में, 0.1 सेकंड में दिया हुआ है टाइम। देखो बेटा θ1 कितना लेंगे हम लोग 0 डिग्री लेंगे, कारण क्योंकि पहले कॉइल को ऐसे रखा गया है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, कॉइल ऐसे, फिर इसको घुमा दिया गया तो 180 डिग्री घुमाया, तो पहला थीटा क्या रखेंगे 0 रखेंगे। क्यों मैं थीटा की बात करूं अभी आप समझ जाओगे। टी निकल चुका है, आपसे कह रहा है गैल्वेनोमीटर कंबाइंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया रखा है 50 ओम, आपसे पूछ रहा है करंट कितना होगा, करंट के चार्ज पूछ रहे, हाउ मच चार्ज, क्यू पूछ रहे हैं, ठीक है, एक बार हम लोग आई निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग क्यू निकाल लेंगे, क्लियर है मेरे बच्चे। तो आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ध्यान से देखोगे तो आई बराबर होगा बेटा -n/d∅/dt ओवर आर, ओके, और आई को क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं आई को dq ओवर dt इक्वल टू -n/d∅ डिवाइडेड ओवर r dt, अगर dt से dt काट दिया जाए तो हमें मिलेगा dq इक्वल टू -n/d∅ अपॉन r। यहां पर जो d∅ है ना प्यारे बच्चे, वो डिफरेंस इन फ्लक्स है। अभी जो पिछले क्वेश्चन हमने किया था, हमने φ1 निकाला था, तो φ1 इक्वल टू क्या लिखेंगे B1a cos 0 डिग्री, और φ2 क्या करेंगे बेटा B2a cos 180 डिग्री करेंगे, फिर φ2 माइनस φ1 कर देंगे। अगर तुम यहां पर देखो B की वैल्यू कितना दे रखा है, तो B बेटा अपने पास दे रखा है 0.2 टेस्ला का, ठीक है, तो ये हो गया 0.2। एरिया कितना दे रखा है बेटा 0.1, एरिया दिया है 0.1 का, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो आपके पास जो φ1 आया वो आया 0.02, कितना है बेटा 0.02, ओके। φ2 की अगर मैं बात करूं तो φ2 की वैल्यू B2, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा वाला मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अपने पास 0.2 ही है। एरिया कितना है बेटा, एरिया 0.1 है, बट अगर तुम cos 180 की वैल्यू देखो तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1/2, तो ये 2 से 2 अपन काटेंगे बेटा, यहां पे आएगा आपको 0.01। तो जो चेंज इन फ्लक्स निकालेंगे तो dq इक्वल टू n कितना है बेटा 500 टर्न से, φ2 माइनस φ1 कर दो,
phi2 माइनस phi1 कर दो, डिवाइडेड ओवर r कर लो, तो 500, phi2 हो गया बेटा आपके पास कितना 0.01 माइनस 0.02, 0.02, और r कितना है अपने पास, रेजिस्टेंस है बेटा 50 का, और यहां पर साइन क्या होता है बेटा, माइनस में होता है, ठीक, ओके। तो phi2 आपके पास माइनस में आ चुका है, तो phi2 माइनस, ओके, इसको भी माइनस में रखेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 0.02 प्लस 0.1 कितना हो गया, 0.3 हो चुका है, और r कितना आ गया बेटा 50 आ गया, तो dq इक्वल टू क्या करेंगे बेटा, माइनस 500 इंटू 0.3, सॉरी 0.03, 0.03, 0.03 डिवाइडेड ओवर 50, और इसका भी माइनस आएगा तो ये होगा प्लस में, एक जीरो से ये जीरो चला गया, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 0.04 आ रहा है, कहां गड़बड़ कर रहे हैं, cos 180, cos 180 कितना होगा बेटा 90 प्लस 30, cos को 180 को 90, ओके 90 प्लस 90 रखेंगे, सॉरी 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 माय फॉल्ट, cos 180 को क्या रखेंगे 90 प्लस 90, तो ये भी 1 ही आएगा बेटा, -1 में होगा, ठीक है, तो आपके पास ये 0.02 ही आएगा, मैंने यहाँ पे वैल्यू गलत रख दिया बच्चे, cos 180 की वैल्यू आपके पास आएगी -1, सॉरी, ओके, अभी ठीक है ये, तो यानी कि जो यहां पर मैं 0.3 लिख रहा था बच्चे, वो 0.4 होगा, देखो ये भी 0.02, ठीक है, ये 1 है और ये 0.02 है, 0.02 ये भी आ चुका है, 0.02 ये भी आ चुका है, तो 0.02, 0.02, 0.4 हो गया, 0.4 हो गया, और यहां पर 50 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आएगा बेटे, ये हो गया आपका 50 इंटू 0.04 डिवाइडेड बाई 5, ये 10 बार में गया, ये आएगा 0.4, 0.4 आपके पास आ रहा है चार्ज की वैल्यू, एक बार बेटा आप लोग ये कैलकुलेशन देख लो, ठीक है, आंसर करेक्ट है क्योंकि ये 0.4 ही आएगा, यहां पर हमने गलत कर दिया था, यहां पर cos 180 की वैल्यू हमने रॉन्ग रखा था, ठीक, ध्यान रखिएगा, आगे बढ़िए, अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, n की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, n की वैल्यू 100 दे रखा है, एंड एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू कितना देखा, 0.2 टेस्ला दिया हुआ, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री कह रहे हैं, विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ रखा गया, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक phi इक्वल टू B8 cos थीटा, तो phi निकालना है बेटा, B कितना है आपका 0.2 इंटू A कितना है आपका 5 इंटू 10 टू द पावर -4, अब cos थीटा की वैल्यू रखनी है, आप सुनो ये लाइन पढ़ो, द नॉर्मल टू द प्लेन, द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, कॉइल के ऊपर जो नॉर्मल प्लेन डाला गया है, ये मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे करके इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसे करके देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ऐसे जा रहा है तो ये इधर की तरफ जा रहा है, तो 60 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है तो बेटा हमें यहाँ पर 30 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एरिया वेक्टर के साथ ही एंगल दे रखा है, तो यहाँ पे अपन 60 ही रखेंगे, cos 60 डिग्री, क्या रखेंगे cos 60 डिग्री, तो phi की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहां पर हो गया ये 1 हो गया, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4, अब ये होगा बेटा phi इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4, इसको अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -3 वेबर आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन पे, इन अ सर्किट विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, सर्किट का रेजिस्टेंस कितना दिया बेटा 2 ओम, द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम, फ्लक्स चेंज हो रहा है बेटा 2.0 वेबर टू 10.0 वेबर इन 2 सेकंड, ठीक है, phi1 दिया हुआ है 2 और phi2 दिया हुआ है 10 और टाइम दिया है 0.2, द चार्ज दैट फ्लो इन द कॉइल ड्यूरिंग द दिस टाइम, ठीक है बेटा, चार्ज पूछ रहे, तो अभी कुछ देर पहले हमने dq इक्वल टू लिखा था -10 d5 डिवाइडेड ओवर r, तो dq की वैल्यू हमें निकालनी है, n की वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं, n की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, चेंज इन फ्लक्स दिया हुआ है, 10 में से 2 गया कितना गया 8, ठीक, और आपके पास ठीक है टाइम भी दिया हुआ है, तो टाइम इतना हो रहा है,
और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है अपने पास, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 का, ठीक है। तो ठीक है, ये अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 2 रखा हूं तो ये आएगा 4, तो dq यानी कि चार्ज कितना आ रहा है बेटा, 4 कूलम आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाइए, क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा बच्चे। अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁻² टेस्ला एक्ट एट राइट एंगल टू अ कॉइल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻², एक्ट एट अ राइट एंगल थीटा इक्वल टू अ कॉइल 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है और क्या ही, टू अ कॉइल ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना दिया बेटा, 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एन दिया बेटा कितना, 50 टर्न्स दिया हुआ है। द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, ई की वैल्यू दे रखा है बेटा कितना, 0.1 वोल्ट दे रखा है। व्हेन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इन टाइम टी, टी टाइम में इसको निकाल दिया गया है। द वैल्यू ऑफ टी, ठीक है, निकाल सकते हैं। देखो ई इक्वल टू क्या होता है बेटा, -N/dt होता है। हमें टी की वैल्यू निकाला हुआ है, एवरेज ईएमएफ दिया हुआ है। एवरेज ईएमएफ की वैल्यू कितना है बेटा, 0.1 दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया, नंबर ऑफ टर्न 50 दिया हुआ है। चेंज इन फ्लक्स कितना दिया बेटा, ये माइनस कर लो। फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स कितना दिया बेटा, नहीं दिया हुआ है चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, तो वो निकाल सकते हैं द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस, ठीक है। तो फ्लक्स निकाल सकते हैं बेटा हम लोग क्या, BA, तो 2 × 10⁻², और एरिया कितना हो गया बेटा, 10⁻², एरिया हो गया आपके पास 10⁻² अपॉन dt। हमें ये dt को इधर भेजना पड़ेगा, तो dt इक्वल टू कितना मिलेगा आपके पास, -50 × 2 × 10⁻⁴ डिवाइडेड ओवर 0.1। क्लियर है बेटा। 10 से ऊपर नीचे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा बेटा, एक जीरो से ये खत्म हो गया, तो dt इक्वल टू आपको मिल चुका है 50 × 2 × 10⁻�3, तो 50 × 2 कितना हो गया बेटा, 100 हो गया है, और ये 10⁻3 0.1 सेकेंड आएगा बेटा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 100 हो चुका है और यहाँ पर 0.3 10⁻³ हो चुका है, तो 2 जीरो इससे खा जाएगा, तो 0.1 आपके पास बचेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देख लेना बेटा सॉल्यूशंस आप लोग टाइमली देखते रहना। कह रहे अ कॉइल हैज एन एरिया, कॉइल देखो मैं अब यहाँ पे कर रहा हूँ, कॉइल का एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे 0.05 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। एंड इट हैज 800 टर्न, नंबर ऑफ टर्न कितना दिया बेटा, 800 नंबर ऑफ टर्न दिया है। इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दे रखा है बेटा 4 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। इट इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री इन 0.1 सेकेंड। थीटा कितना दिया है बेटा, थीटा दिया है 90 डिग्री, और टाइम कितना दिया रोटेट करने में, 0.1 सेकेंड। द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, अब की बार ये ईएमएफ पूछ रहा था, पिछले क्वेश्चन में टाइम पूछ रहा था। देखो कह रहे पहले जो कॉइल रखा गया है वो कैसा रखा गया है, तो कॉइल ये है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, एंगल कितना बन रहा है बेटा, प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ 90 डिग्री बन रहा है। अब कह रहा है कि ये जो कॉइल था वो उसको ऐसा घुमा दिया गया, तो एरिया वेक्टर तो सामने आ गया आपका, एरिया वेक्टर किधर हो गया, सामने हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, इधर हो गया, एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। तो पहला वाला अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, पहला वाला फ्लक्स φ1 की अगर मैं बात करूं, तो φ1 कितना होगा बेटा BA, तो 4 × 10⁻⁵, और एरिया हो गया आपके पास कितना बेटा 0.05। ओके, पहले वाले सिचुएशन में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड देखो एक लाइन में है, तो यहां पर cos 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो फ्लक्स φ1 कितना हो गया आपके पास, अगर ध्यान से देखो तो एक काम करते हैं, 2 जीरो उठा करके इसको दे देते हैं, तो 10⁻⁷ हो जाएगा। ओके, 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करें, ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 20, यानी कि 0.20 × 10⁻⁵, ये φ1 हो चुका है आपके पास। और φ2 कितना हो जाएगा, φ2 आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉइल बेटा 90 डिग्री का एंगल बना लिया, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। आपसे ईएमएफ पूछ रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, E = -N/dt। तो n की वैल्यू कितना दे रखा है, 800। चेंज इन फ्लक्स कितना बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 0, इनिशियल कितना -0.2 × 10⁻⁵ अपॉन टाइम, टाइम कितना दिया 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। इसको सॉल्व करें बेटा, इसको सॉल्व करें, देखो 8 × 2 कितना आ रहा है, 16 होगा, और 16 इसमें से किधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। थोड़ा स्मार्टली कैलकुलेशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे फटाक से। ओके, कह रहा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस इतना इंड्यूस, ई पूछ रहा है बेटा, ई क्या होता है, d∅dt। डिफरेंशिएट कर दो इसको, खटाक से आंसर आएगा। फाइव इक्वल टू कितना होगा बेटा, 10t - 4, बट t कितने में,
0.2 सेकेंड। तो टी की वैल्यू 0.2 रखोगे तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 में से 4 गया, यहाँ पे माइनस होता है बेटा, 2 में से 4 गया, 2 में से 4 गया -2, एक माइनस इधर एक माइनस इधर, +2। तो कितना ऑप्शन आ रहा है? +2 वोल्ट करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल। अच्छा ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला पूछ रहे हैं आपसे बेटा, तो क्या होता है? E इक्वल टू -N-d∅/dt। तो E इक्वल टू -N, फाई को क्या लिख सकते हैं बेटा? V डॉट ए अपॉन dt। अब इसमें B डॉट ए कहीं तो दिख नहीं रहा है, बट देखो यहाँ पर A डॉट बी दिख रहा है। अब ये A डॉट बी जो दिख रहा है वही करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट में A को B के जगह पे, B को A के जगह पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मुझे करेक्ट दिख रहा है, और यही एक ऑप्शन करेक्ट भी है। आगे बढ़ते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं होता। अब की बात 2 सेकंड में सेम चीज पूछ रहा है क्या? ईएमएफ इन द, हाँ ठीक है मेरा 2 सेकंड में पूछ रहा है, क्या कर सकते हैं? 15t² - 100। अब टी की वैल्यू 2 रख देंगे, तो 2 दूना 4, यहाँ पर 60 हो गया बेटा, और यहाँ पर कितना हो गया? 100। कितना आया? -40। -40 इसका आया डिफरेंशिएशन का, और एक फॉर्मूले में माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, +40 आंसर होगा इसका। क्लियर? आगे बढ़िए। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन देखो, अ बार मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ, नॉर्थ और साउथ में, ठीक है, फ्रॉम अ स्प्रिंग एंड व्हाइल इट इज ऑसिलेटिंग द मैग्नेट मूव्स इन इट एंड आउट। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया स्प्रिंग से, उसको लेकर छोड़ देंगे, तो छोड़ेंगे तो ये इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। क्लियर? अब देखो इस ऑसिलेशन से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपसे पूछ रहा है। कह रहा है जी शोज डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट एंड राइट विद अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। देखो जैसे जैसे ये अंदर की तरफ जाएगा, पहली बात तो ये जो कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा बेटा, वो नहीं चाहेगा कि वो इसके अंदर प्रवेश करे। क्लियर है पहली चीज? तो एक तो ऑपोजिशन फोर्स लगेगा, ऑपोजिशन फोर्स जब भी लगेगा तो एम्पलीट्यूड गैल्वेनोमीटर में बेटा अगर डिफ्लेक्शन होगा तो राइट डिफ्लेक्शन लेफ्ट डिफ्लेक्शन, राइट डिफ्लेक्शन लेफ्ट डिफ्लेक्शन, ऐसा ही होगा। तो अगर इसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है तो एम्पलीट्यूड यानी कि जो डिफ्लेक्शन का एम्पलीट्यूड है वो कॉन्टिन्यूअसली कम होने लगेगा। सही है? ठीक है, तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। जी सोर्स डिफ्लेक्शन नो वन साइड, हाँ छी 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 छी, गंदा क्वेश्चन। कह रहा है जी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि ये जब अंदर की तरफ जाएगा तो मूविंग मैग्नेटिक फील्ड होगा और करंट कैरी, एक कॉइल जिसमें करंट नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के साथ क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, तो डिफ्लेक्शन तो आएगा ही जी में, तो ये भी गलत हो चुका है। जी सोर्स नो डिफ्लेक्शन, गलत 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 गलत। सोर्स डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट एंड राइट बट द एम्पलीट्यूड, चलिए ठीक है मिल गया। एम्पलीट्यूड लगातार क्या होगा? डिक्रीज होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the diagram below shows the coil A and B placed parallel to each other at a very small distance. Coil A is connected to an AC supply. G is very sensitive galvanometer when the key is closed. देखो ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, म्यूचुअल इंडक्शन से क्वेश्चन है। अगर हम इस की को ऑन या ऑफ करते रहते हैं, अगर इस टैप को, इस स्विच को बेटा ऑन ऑफ करते रहोगे तो यहां से प्रोड्यूस होगा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे कॉइल से क्या करेगा बेटा? लिंक करेगा, जिसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अगर सर्किट की रेजिस्टेंस फाइनाइट है तो इसमें क्या आएगा? करंट आएगा, और ये करंट गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? सेंस करेगा। इसी करंट से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स है, उसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है कांस्टेंट डिफ्लेक्शन विल बी ऑब्जर्व इन द गैल्वेनोमीटर फॉर 50 हर्ट्ज सप्लाई। अगर सप्लाई 50 हर्ट्ज की है, 50 हर्ट्ज सप्लाई का मतलब क्या हुआ? ये बना बेटा एक साइकिल, ये बना 2 साइकिल, ये बना 3 साइकिल, ऐसे करके 1 सेकंड में 50 साइकिल बन रहा है। और इस 50 साइकिल में जो करंट है एक बार पॉजिटिव में जा रहा है, एक बार नेगेटिव में जा रहा है। तो एक साइकिल में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव जाएगा। और 1 सेकंड में कितनी बार पॉजिटिव जाना है? 50 बार, यानी कि 1 सेकंड में 50 बार इधर 50 बार इधर। तो ये इतनी तेजी से ऐसा डिफ्लेक्ट करेगा ना कि हमारी आंखें उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी। ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल गलत है। विजिबल स्मॉल वेरिएशन विल बी ऑब्जर्व्ड इन द गैल्वेनोमीटर फॉर 50 हर्ट्ज इनपुट, गलत। अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की है तो ये ऑसिलेशन इतना ज्यादा होगा, इतनी जल्दी जल्दी होगा ना बेटा कि हमारी आंखें उसको पढ़ नहीं पाएंगी। ऑसिलेशन ऑफ द कॉइल गैल्वेनोमीटर में बी ऑब्जर्व 1 to 2 हर्ट्ज। हाँ देखो फ्रीक्वेंसी अभी कम कर दिया है, तो फ्रीक्वेंसी कम कर दिया है तो 1-2 हर्ट्ज, यानी कि एक साइकिल में 1 से 2 साइकिल बन, 1 सेकंड में 1 से 2 साइकिल बन रहा है, यानी कि एक बार इधर एक बार इधर, वो हम देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर में भी सही है, सी नो वेरिएशन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि वेरिएशन कह रहा है ऑप्शन नंबर डी में कोई वेरिएशन ही नहीं है, इम्पॉसिबल सी बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
In a magnetic field of 0.05 Tesla, area of a coil changes from 101 centimeter square to 100 centimeter square without changing the resistance, which is 2 ohm. ठीक है, R की वैल्यू कितना दिया बेटा? 2 ओम दिया हुआ है. कॉइल का एरिया A1 कितना दिया बेटा? 101 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है. और A2 कितना दिया बेटा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है. ठीक है. द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द रेजिस्टेंस, दैट इज 2 ओम दिया हुआ है. और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दे रखा है 0.05 टेस्ला. एरिया ऑफ द कॉइल चेंजेस फ्रॉम, ठीक है. अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, φ1 फ्लक्स कितना होगा? φ1 B1A, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेटा? 0.05, और एरिया 1 कितना है? 10, 101 इंटू 10 टू द पावर -4. ओके. φ2 कितना होगा बेटा? 0.05 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर -4. कितनी देर में ये हो रहा है? टाइम वगैरह कुछ दे रखा है. इन अ मैग्नेटिक फील्ड इतना, एरिया ऑफ कॉइल चेंजेस फ्रॉम इतना इतना. ठीक है. क्या पूछ रहा है? चार्ज पूछ रहा है क्या? हाँ, चार्ज में तो टाइम चाहिए ही नहीं. dq इक्वल टू -n d5 डिवाइडेड बाई r. तो dq इक्वल टू -n d5 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल हो गया बेटा कितना आपका? अगर आप इसको कॉमन कर लो तो 0.05 इंटू 10 टू पावर -4. एक काम करते हैं, एंड 0.05 इंटू 10 टू पावर -4 कॉमन कर लेते हैं बेटा. तो 100 में से 101 माइनस करोगे तो -1 मिल जाएगा. ये हो गया d5. और रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 2 है. तो माइनस माइनस प्लस हो गया. नंबर ऑफ टर्न्स कुछ दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स कुछ नहीं दिया हुआ है. ठीक है. तो चार्ज की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.05 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बेटा देखो 2 से डिवाइड करेंगे लगभग 25 आएगा. और 25 यहां पर कहीं दिया है? बिल्कुल दिया. ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा. आगे बढ़िए. कह रहा है, a rectangular coil ABCD is rotated anti-clockwise with a uniform angular velocity about the axis shown in the diagram. ठीक है. एक रेक्टेंगुलर कॉइल को ऐसे रखा गया है बेटा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में, और इसको रोटेट किया जा रहा है जैसा दिखाया गया है. As well as the axis of rotation of the coil as well as the magnetic field are horizontal. The induced EMF in the coil would be maximum. Induced EMF maximum पूछ रहा है कब होगा? देखो बेटा, E इक्वल टू, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए मैंने आपको बताया हुआ था, E इक्वल टू क्या होता है? NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी. ये मैक्सिमम तब होता है बेटा, E becomes maximum when sin omega t becomes 1. और ये 1 कब होता है? जब थीटा becomes 90 डिग्री. थीटा 90 कब होगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है. तो मैग्नेटिक फील्ड अभी इधर की तरफ है, एरिया वेक्टर भी इधर की तरफ है. ठीक. तो अभी तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0. साइन 0 की वैल्यू कितनी? 0 होती है. तो इस समय तो कोई ईएमएफ नहीं आएगा. बट जैसे ही हम इसको हॉरिजॉन्टली घुमाएंगे, ऐसा करके हमने घुमाया, तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है. एरिया वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर ऊपर, इधर लेफ्ट साइड 90 डिग्री बन रहा है. तो आइए देखते हैं. द प्लेन ऑफ द कॉइल इज हॉरिजॉन्टल. बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 ही मिल गया बेटा. 1 ही सही है. क्यों? अरे यार, प्लेन हॉरिजॉन्टल हो गया ना, मैग्नेटिक फील्ड पे देखो पैरेलल हो गया, हॉरिजॉन्टली हो गया ना दोनों. हाँ, यहां पर ऑप्शन नेक्स्ट पढ़ लेते. द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. गलत, 90 डिग्री को. द प्लेन ऑफ द कॉइल इज एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड. कह रहा है कि प्लेन जो है वो राइट एंगल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड. तो प्लेन अगर मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल हो जा रहा है बेटा, तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो जा रहा है, ईएमएफ नहीं आएगा. द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल. गलत. आगे बढ़ते हैं. पहला वाला ऑप्शन सही है इसका. An electric potential difference will be induced between the end of the conductor shown in the diagram when the conductor moves in the direction. कह रहा है यहां पर ईएमएफ कब आएगा? वोल्टेज कब आएगा? किस डायरेक्शन में इस कंडक्टर को मूव कराओ? इस कंडक्टर को किस डायरेक्शन में मूव कराओ? तो देखो, आप सीधा सीधा लगा लो बेटा. ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस तब आता है, ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस तब आता है जब चार्जेस एक्यूमुलेट होती है अलग अलग एंड्स के ऊपर. और ऐसा तब होगा जब आपका चार्ज किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगा. तो कंडक्टर किधर की तरफ मूव करता है? माइनस चार्ज. माइनस चार्ज किसी एक डायरेक्शन में जाने चाहिए सारे के साथ. तो सेपरेट करते हैं, चलो देखते हैं. मैग्नेटिक फील्ड किधर? इधर की तरफ. मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ? इधर की तरफ. ओके. तो कह रहा है इसको किधर की तरफ मूव करा है? किधर की तरफ मूव करा है? कुछ और भी दिया हुआ है. व्हेन द कंडक्टर एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर. ओके, देखो बेटा सुनो. मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर, मैंने आपसे कहा था कि ईएमएफ तब आता है कंडक्टर में
जब मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तभी ईएमएफ आएगा, वरना नहीं आएगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर की तरफ है और आप इस कंडक्टर को इधर ही की तरफ अगर मूव कराओगे तो ईएमएफ नहीं आएगा, क्योंकि बी भी इधर हो गया, वी भी इधर हो गया, बी और बी अगर इधर हो गया तो गलत हो गया, तो क्यू तो गलत हो गया। ठीक, अब देखो बी आगे है, वेलोसिटी पीछे है, एंटी पैरेलल हो गया, एल वाला भी गलत हो गया। ठीक है, मेरी बात ध्यान से देखिएगा। पी पॉइंट, पी पॉइंट, पी पॉइंट, अगर पी पॉइंट को ध्यान से देखो तो कंडक्टर नहीं है और कंडक्टर के पैरेलल अगर मूव कराओगे तो भी ईएमएफ नहीं आएगा, तो पी पॉइंट भी गलत हो जाएगा। एक बचा एम पॉइंट, वही सही होगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए, कह रहा अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल एंड रेजिस्टेंस आर मूव्स इन इट्स प्लेन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द वन ऑफ द इट्स साइड। ठीक है, द मैग्नेटिक इंडक्शन b constant in the time and space pointing perpendicular and into the plane of the loop exists everywhere. The current induced in the loop. चलिए ठीक है, कह रहा है a conducting square of the loop. loop एक conducting square है of side L. साइड कितना बेटा? L है। ठीक है, and resistance R. भाई इसका रेजिस्टेंस कितना बेटा? R है। क्या कह रहे हैं? moves in its plane with a uniform velocity v. जिस प्लेन पे रखा गया है ना, मान लो ये इस बोर्ड पे रखा गया तो इसको इसी बोर्ड पे चला रहा है। क्लियर? ठीक है, अगर इसको इसी बोर्ड पे चला रहा है, इसी बोर्ड पे, तो आपसे पूछ रहा है पॉइंटिंग द परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन ऑफ द लूप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रहा है और ऐसे करके ये चला रहा है, ऐसे करके ये चला रहा है। एग्जिस्ट एवरीवेयर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर तो प्लेन इनसाइड है, हमेशा है, चारों तरफ है पूरा। द करंट इंड्यूस, इसमें कितना करंट इंड्यूस होगा? देखो मैंने पहले ही क्लास में बता दिया आपको, आपके क्लास में मैंने आपको पहले ही बोला ईएमएफ जीरो होगा। यहां पे ऐसा है सिचुएशन, ये है, इसमें तुम किधर भी मूव करो कोई ईएमएफ नहीं आएगा। ईएमएफ तब आएगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ करके आगे बढ़ेगा या इस मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करेगा। भूल गए? याद रखोगे? चलो, तो जीरो होगा इसका ऑप्शन। जब ईएमएफ ही जीरो है तो करंट भी जीरो होगा। क्या कह रहे हैं? अ कंडक्टिंग वायर इज मूविंग टुवर्ड्स राइट इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द वायर इज एज शोन। करंट इधर की तरफ है, कंडक्टर आपका इधर की तरफ जा रहा है। अगर करंट इधर की तरफ है बच्चे, करंट इधर की तरफ है, इन द फिगर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी। कह रहा है इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? लगा दो बेटा, फादर मदर चाइल्ड लगा दो, है ना, लेफ्ट हैंड रूल लगा दो। करंट किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ है। क्लियर है? कंडक्टर मूव किधर कर रहा है बेटा? कंडक्टर मूव इधर की तरफ कर रहा है। तो अगर मैं इसको घुमा दूं ऐसे, इंड्यूस करंट है ना, चलो इंड्यूस करंट के लिए ये लगा देते हैं। ठीक, तो करंट आपका ऊपर की तरफ है, फोर्स इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किधर गया? देखो ना यार, लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं फोर्स लगाने के लिए, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए, और राइट कब लगाएंगे? करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए। तो करंट दिया हुआ है ऊपर की तरफ और कंडक्टर इधर जा रहा है, यानी कि फोर्स कंडक्टर पे इधर लग रहा है, तो ये इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो ऑप्शन नंबर सी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डाउनवर्ड, नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, सही है। अ 2 मीटर वायर इज मूविंग, तो वायर का लेंथ दिया है 2 मीटर, मूविंग विद वेलोसिटी v दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड, परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड b की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 0.5। द ईएमएफ इंड्यूस, BLV लगा दो, BLV लगा दो, तो ये कितना होगा बेटा? 1 वोल्ट आएगा क्या? 1 वोल्ट आएगा क्या? देखो 2 0.5 1 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया? 1 हो गया, 1 वोल्ट। गरीबों वाला क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे देखो, अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप L साइड एंड रेजिस्टेंस R मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड in its plane with a uniform velocity v perpendicular to the one of its side. The magnetic induction B is constant. ठीक है, pointing perpendicular, ठीक है, ये भी सही है। Everywhere with the half of the loop outside the field as shown in the figure, the induced EMF is। ध्यान से देखिएगा बेटा, जब ये लूप इधर की तरफ जाएगा तो ये वाली जो वायर है, जो L लेंथ है, वो वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल हो गया, तो इसमें तो कोई ईएमएफ नहीं आएगा, इसमें भी कोई ईएमएफ नहीं आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, इसमें कोई ईएमएफ नहीं आएगा। लेकिन ये वाला जो कंडक्टर है, केवल एक वाला जिसका लेंथ L है, ये जब इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो यहां पर ईएमएफ आएगा, और वो कितना आएगा? BLV आएगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, BLV करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? अ सर्कुलर मेटल प्लेट ऑफ रेडियस आर इज रोटेटिंग विथ अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा with its plane perpendicular to a uniform magnetic field B, then the EMF developed between the center and the rim of the, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा? ये देखो, कह रहा है एक डिस्क है, और अगर तुम डिस्क को देखो तो डिस्क कैसे बनता है? तो मान लो ये एक रॉड है, यहां से मैंने एक और रॉड रख दिया, यहां पर मैंने एक और रॉड रख दिया, यहां पर मैंने एक और रॉड रख दिया, यहां पर मैंने एक और रॉड, इस प्रकार से कई सारे इनफाइनाइट रॉड को अगर इसके अंदर रख दो, ऐसे रॉड को अगर मैं इनफाइनाइट करके इसके ऊपर रख दूं, कई सारे इनफाइनाइट रॉड से मिलकर के तो बनाए डिस्क, और जब किसी रॉड को किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम गोल गोल घुमाते हैं ऐसे करके, तो इसमें ईएमएफ कितना था? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द कॉइल, या मैं आपको बताया हुआ। तो एल क्या है बेटा? आपका रेडियस है। एल क्या है? रेडियस है। तो क्या मिलेगा? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, हाफ एक तो हाफ इधर है, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, पाई भी आ रहा है यहां पर, पाई नहीं हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ मीन रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है जिसका मीन रेडियस है 7 सेंटीमीटर, एंड हैविंग 4000 टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न कितना दिया बेटा? 4000 दिया हुआ, इज रोटेटेड एट 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट। देखो फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 1800 रिवॉल्यूशंस पर मिनट दिया हुआ है, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया कितना बेटा? 30 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, आरपीएस दिया हुआ है। इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया है 0.5 गॉस, जो कि होगा बेटा कितना? 0.5 इंटू 10 टू द पावर 4 टेस्ला, -4 टेस्ला, गॉस को टेस्ला में -4 होगा। द मैक्सिमम ईएमएफ ई की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो आप देखो यहाँ पे एन है 400, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो ओमेगा कितना होगा बेटा? 2 पाई एफ, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, यानी कि 30 60 पाई मिल गया आपको ओमेगा। ओमेगा कितना मिल गया बेटा? 65 मिल गया, ओके। अब हमने क्या पढ़ा है बेटा? ये रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमें लिखना पड़ेगा -n डी फाई बाई डी टी। फाई क्या है? बी ए, समझिए बात, बी ए है, ठीक है। तो अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया के लिए लिखूंगा क्या? पाई आर स्क्वायर। तो पाई है बच्चे, आर की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 10 टू द पावर -2, तो लिख सकते हैं 7 पाई इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर पाई आर स्क्वायर ना, इसका स्क्वायर होगा, तो ये मिलेगा बेटा कितना? ये मिलेगा आपको 49 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। चलो अब क्या क्या मिल चुका है ये देख लो जल्दी से फटाक से। आपको मिल चुका है बेटा एरिया कितना है? 49 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ओमेगा आपको पता चल चुका है, ओमेगा कितना हो गया बच्चे? ओमेगा हो चुका है हमारे पास 60 पाई, ओमेगा हो चुका है कितना? 60 पाई। और क्या? नंबर ऑफ टर्न्स एन दिया है कितना बेटा? 4000, ठीक है, 4000, ओके। क्या पूछ रहा है? ई, ओके। कौन सा कॉइल है? सर्कुलर कॉइल बेटा, इसने सर्कुलर कॉइल रखा हुआ है और मीन रोटेटेड एट द रेट ऑफ इतना पर मिनट, ठीक है। अगर सर्कुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम घुमाते हैं तो कितना ईएमएफ आएगा? सर्कुलर कॉइल हो बेटा या फिर आपका रेक्टेंगुलर कॉइल हो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ई इक्वल टू क्या होता है? एन बी ए ओमेगा। ये मैक्सिमम है, क्यों मैक्सिमम है? क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के साथ एंगल 90 डिग्री बनेगा तो ईएमएफ का इक्वेशन ये बनेगा, तो एन बी ए ओमेगा लगा तो आंसर आ जाएगा। तो ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, एन की वैल्यू कितनी हो गई? 4000, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है? 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4, एन बी ए, एरिया कितना दिया बेटा? 49 पाई इंटू 10 टू द पावर -4, ओमेगा, ओमेगा कितना है बेटा? 60 पाई। और इन सभी ऑप्शंस को जब आप सॉल्व करोगे, ये न्यूमेरिक वैल्यू का गंदा सा, इस न्यूमेरिक वैल्यू को कैलकुलेट करना बेटा, पाई की वैल्यू 3.14 रख देना, आपका ये वाला 0.58 अप्रोक्सीमेट में इतना आंसर आएगा आपका पास।
मैंने किया हुआ है इसका कैलकुलेशन, तो 0.58 वोल्ट के आसपास आएगा। आगे बढ़िए। वन कंडक्टिंग U2, ठीक है बेटा, देखो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं, पढ़ने में टाइम लगेगा। यह है एक ट्यूब जो कि इसके अंदर फिट हो रहा है, इसके अंदर फिट हो रहा है, क्लियर। और एक मैग्नेटिक फील्ड है, जब ये इस तरीके से घूमेगा, तो मैंने आपसे बताया था अगर कोई आर्क वगैरह हो, अगर कोई आर्क है, वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मूव करता है, V आपको इस पे ईएमएफ चाहिए, तो E इक्वल टू क्या होता है, BLV। और L कौन सा, L इफेक्टिव, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाला लाइन। तो अगर ये आर्क है, सेमी सर्कल है, तो यहां से यहां तक मिलाओ, और यहां से यहां तक जब मिलाओगे तो इसका लेंथ हो गया, रेडियस हो गया, डबल ऑफ रेडियस। तो ये जो कंडक्टर है बेटे, ये जो कंडक्टर है वो इस तरीके से मूव कर रहा है इसके अंदर, और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है। और अगर तुम देखो ध्यान से कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ये कंडक्टर, ये वाला जो कंडक्टर है वो इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो इस पे ऊपर प्लस बनेगा, नीचे माइनस बनेगा, ठीक। और ये वाला कंडक्टर इसके लिए, ये जब अंदर की तरफ मूव करेगा तो इसके ऊपर माइनस बनेगा, नीचे प्लस बनेगा। और दोनों का लेंथ कितना होगा बेटा, L, क्योंकि L हमें इफेक्टिव लेंथ लेना है। अब बताओ इसकी बैटरी कैसे बनेगी। इसकी बैटरी तो ऐसे बन गई ना, BLV, एक मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से, और एक मैग्नेटिक फील्ड एक ईएमएफ इसके वजह से BLV, और एक ईएमएफ इसके वजह से BLV। अब इसको जोड़ना है या घटाना है, ऐसे देखो, BLV ये है माइनस, ये है प्लस। जब हम यहां से चलेंगे तो लिखेंगे कैसे, BVL, BLV, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, बाद वाला साइन प्लस BLV, कितना हो गया, 2BLV। आंसर होगा 2BLV, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। द बैक ईएमएफ इंड्यूस, बैक ईएमएफ का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है बेटा क्या, -LdI/dt, ठीक है। आगे पूछो, व्हेन करंट चेंजेस फ्रॉम 1 एम्पियर टू 0, यानी कि इन 1 मिली सेकेंड, यानी कि DI/dt की वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है बेटा, कितने से, 1 से 0 हो रहा है, चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो DI/dt कितना दिया बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 1 मिली सेकेंड, मतलब 10⁻³ और इसकी वजह से जो ईएमएफ आ रहा है वो कितना रहा है, 4 वोल्ट। L पूछ रहा है, निकाल सकते हैं क्या, 4 × 10⁻³ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आंसर मिला लीजिएगा। इफ अ करंट 3 एम्पियर, I की वैल्यू दिया हुआ है 3 एम्पियर, फ्लोइंग इन अ प्राइमरी कॉइल ऑफ रिड्यूस टू 0, ठीक है। I1 3 एम्पियर है, I2 कितना हो गया, 0 हो गया। कितने टाइम में हो गया बेटा, 0.001 सेकेंड में हो गया। देन इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, देखो बेटा, चाहे वो सेल्फ इंडक्शन हो चाहे वो म्यूचुअल इंडक्शन हो, E की वैल्यू होती है -LdI/dt, किसके लिए, सेल्फ इंडक्शन के लिए, E = -MdI/dt किसके लिए होता है बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन के लिए। ये दोनों तो सेम ही होता है, क्लास में डिस्कस किया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, म्यूचुअल M की वैल्यू पूछ रहा है, E कितना दिया, 15,000 वोल्ट दिया हुआ है, इक्वल टू M निकालना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना दिया बेटा, करंट 3 एम्पियर से कितना हो गया, 0 हो गया, यानी कि DI तो दे दिया 3, और कितनी देर में दिया, ये दिया 0.001 सेकंड में दिया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 0 यहां से खत्म हो गया, और यहां पर आपको मिला M की वैल्यू कितना, 5 हेनरी। M की वैल्यू कितनी मिल रही बेटा, देखो 3 5 जा 15, 3 0 ये 3 0 ये खत्म हो गया, तो M की वैल्यू कितना आया, 5 आया। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़िए। इन द फॉलोइंग सर्किट द बल्ब विल बिकम सडनली ब्राइट इफ, ये बल्ब अचानक से ब्राइट कब होगा, तो देखो बेटा, जब मैं आपको RL सर्किट पढ़ा रहा था, जब मैंने RL सर्किट आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे कहा था जैसे तुम स्विच को ऑन करोगे तो स्विच को ऑन करते टाइम इंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और इंडक्टर ऐसा बिहेव करेगा जैसे ये इंडक्टर ओपन सर्किट है। यानी कि जब तुम स्विच को ऑन करोगे उस समय तो बल्ब का ग्लो नहीं होना है, क्योंकि करंट ही 0 है। लेकिन जैसे ही कुछ देर बीतेगा तो बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, जलते 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 जलते, मान लो किसी टाइम पे बल्ब मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगा इसमें, उसके बाद अचानक से तुम स्विच को ऑफ कर दो, अचानक से तुम स्विच को ऑफ कर दो, तो ये जो कॉइल है ना, इसमें करंट कितना जा रहा था, मैक्सिमम जा रहा था, और तुमने करंट कितना कर दिया, 0। तो जब करंट को मैक्सिमम से मिनिमम करोगे इस कॉइल में होगा सेल्फ इंडक्शन,
यानी कि ये कॉइल अब एक चुप कॉइल की तरह काम करेगा, एक वोल्टेज हाई वोल्टेज जनरेट करेगा जिसकी वजह से ये बल्ब तेजी से ग्लो करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। जब कॉन्टैक्ट को ब्रेक करेंगे जब कॉन्टैक्ट को अपन ब्रेक करेंगे उस वक्त इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सॉरी बल्ब तेजी से ग्लो करेगा। आगे बढ़ते, हाँ, द सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स। सेल्फ इंडक्शन का इक्वेशन पूछ रहा है बेटा सोलेनॉइड के लिए। तो सोलेनॉइड ये है, इसका सेल्फ इंडक्शन कितना होता है बेटा, न्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L, ये होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फॉर्मूला है डायरेक्ट, याद कर लीजिए इसको। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग द लाइन AB, एक इलेक्ट्रॉन इस लाइन में चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चल रहा है तो पॉजिटिव चार्ज किधर चल रहा होगा, इधर चल रहा होगा, यानी कि करंट का डायरेक्शन किधर रहा होगा, इधर की तरफ रहा होगा। ठीक, लूप ऑफ द कंडक्टिंग वायर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इफ एनी इन द लूप। इस वाले जो कॉइल में है बेटा, इसमें करंट इंड्यूस के बारे में पूछ रहा है, अगर कोई करंट इंड्यूस होगा कि नहीं। तो पहले तो ये देख लो करंट इंड्यूस होगा कि नहीं। तो देखो इसमें इस वायर में अगर करंट है, नीचे वाले वायर में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बेटा, इनवर्ट डायरेक्शन में है। और अगर करंट आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन भी आएगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा ना, देखो करंट अगर आगे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर घुसने वाला फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और जैसे जैसे करंट आगे बढ़ेगा तो फ्लक्स कम हो गया, फ्लक्स लिंकेज कम होगा तो क्या होगा, ईएमएफ गिरेगा। तो ईएमएफ तो आएगा, करंट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। तो पहले तो कह रहे हैं नो करंट, गलत गलत। द करंट विल बी क्लॉकवाइज, करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। और चलो देख लेते हैं, अगर करंट इधर जा रहा है बच्चे, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रहा है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रहा है तो इसमें ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा तो अंदर जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपोज करेगा। तो स्टार्टिंग में तो इसमें कैसा करंट फ्लो होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज होगा यार, सॉरी ऐसा करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। द करंट विल बी क्लॉकवाइज, गलत, एंटी क्लॉकवाइज होगा। द करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, हाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, ये तो सही है। आगे देखो क्या कह रहा है, द करंट विल बी चेंज डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन पासेस बाय, ये ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है। कह रहे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास करेगा वैसे वैसे डायरेक्शन ऑफ करंट जो लूप पे आएगा वो क्या होगा, चेंज होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा बेटा। आगे बढ़ो, a copper rod of length L is rotated about one side of perpendicular to the magnetic field with a constant angular velocity omega। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, फॉर्मूला ही पूछ लिया है। यहां पर हिंज करके इसको घुमा दो, खट 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 घूमेगा। कह रहे इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर इसका ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन आगे बढ़िए, आगे बढ़िए फटाक से। कह रहा है कि थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रॉड ऑफ रेडियस आर इज फाइनली सॉरी फॉलिंग। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये गिर रहा है ऐसे, ये वायर कैसे बेटा ऐसे है, और ये वायर ऐसे गिर रहा है। द स्पीड ऑफ द रिंग इज v एंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप, क्या हो गया भाई, ये छोटा नहीं हो गया ऑप्शन, क्या कह रहा है ये ऑप्शन मुझे दिख ही नहीं रहा। ठीक है, अक्रॉस द रिंग, तो क्या कह रहा है, ये जब गिरेगा बेटा तो कह रहा है इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और अगर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो क्या इसमें ईएमएफ, ठीक है, यह है सेमी सर्कुलर रिंग। अगर बेटा ये v वेलोसिटी से गिर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ईएमएफ तो आएगा, ईएमएफ जीरो नहीं होगा। अब ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, बी वी पाई आर स्क्वायर बाई 2 एंड एम इज एट हायर पोटेंशियल। एम जो होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा, पाई आर बी वी एंड क्यू इज एट क्यू हायर पोटेंशियल पे होगा। तो देखो बेटा हायर या लोअर पोटेंशियल हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। देखो यहां पर करंट की डायरेक्शन को निकाल लेते हैं पहले, फादर मदर चाइल्ड से। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका किधर की तरफ हो गया, इनवर्ट हो गया। ठीक, और अगर मैं इधर की तरफ, ये नीचे की तरफ गिर रहा है यानी कि फोर्स नीचे लग रहा है, यानी कि इसमें करंट कैसे जाएगा बेटा, ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, यानी कि एम आपका पॉजिटिव बन गया है और क्यू आपका क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। करंट देखो ऐसे जा रहा है, तो करंट जिधर से निकलता है पॉजिटिव से निकलता है और किधर रहता है, नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है मेरी बात, चलिए ठीक है। तो कह रहा है एम जो होगा वो हायर पोजीशन पे होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है बेटा, ये एग्जैक्ट मुझे दिख नहीं रहा है बेटा, ये ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है। वेट अ सेकंड, मैं इस ऑप्शन को ही चेक कर लूं क्या, ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक, चलो कोई नहीं, ये ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है, तो अभी मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं पाऊंगा।
ऑप्शन दिखता तो फिर मैं कुछ कर पाता, और ये हट भी नहीं रहा, देखो ऐसा। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट देख लो, इसको मार्क कर लो वैसे, ठीक। यहां पर क्या कह रहा है, अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 2l, एक रॉड है लेंथ 2l, रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन द एंड ऑफ द रॉड इज, एक मिनट बेटा, कितना टाइम हो गया रिकॉर्ड करते करते, 50 मिनट हो चुका है, किस क्वेश्चन पे हम, ओके वी आर 34, जल्दी देखते हैं बेटा थोड़ा फटाक से, ये हो गया, क्रॉस हो गया, अगर इसको ऐसे घुमाओगे तो इसकी वजह से यहां पर ईएमएफ आएगा कितना, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है, और ये वाला प्लस पॉइंट बनेगा, ये वाला माइनस पॉइंट बनेगा, इसके लिए देख लो तो ये भी प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, और वैल्यू कितनी आएगी बेटा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अगर बैटरी देखोगे तो ये बेटा प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, और वापस यहां पर कितना गया बेटा, ये प्लस ये माइनस हो गया, यानी कि ये दोनों आपस में मिलेगा, और यहां पर भी ईएमएफ हो गया बीएलवी, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, यहां पर भी हो गया हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, देखो यहां पर प्लस प्लस हो गया, तो यहां पर क्या होगा, जीरो, कैंसिल हो जाएगा ना, यहां पे एक दूसरे को काट देगा। चलो आगे बढ़ो, a conducting wire frame is placed in a magnetic field which is directed into the plane, the magnetic field is increased at a constant rate, the direction of induced current in the wire, बेटा इस वायर में करंट पूछ रहा है, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, वेट अ सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है बेटा, अंदर की तरफ है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो हमें करंट का डायरेक्शन निकलना है, तो BLV, a conducting wire frame is placed in a magnetic field which is directed into the paper, the magnetic field is increasing, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहा है तो इसमें करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा तो इंक्रीज किए हुए मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, घटाने की कोशिश करेगा, यानी कि बाहर की तरफ नॉर्थ बनना चाहिए, यानी कि करंट का जो डायरेक्शन होना चाहिए इस वाले लूप के लिए, बड़े वाले लूप के लिए करंट का डायरेक्शन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बेटा, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, यानी कि करंट ऐसा D2C जाएगा। अब इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इसमें भी करंट कैसा होना चाहिए बेटा, इस वाले लूप में भी करंट एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो यहां से A से B है ना, A से B, इसमें क्या क्या आ रहा है, छोटे वाले में A से B आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है बेटा, C to D आ रहा है, यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, ध्यान से सुन लो, यहां कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गया कि सर एक करंट ऐसे जा रहा है और एक करंट ऐसे जा रहा है, ये पॉसिबल है क्या, एक ही वायर है ना, दो करंट थोड़ी होगा, दो अलग अलग डायरेक्शन नहीं होगा, तो यहां पर लॉजिक काम आता है बेटा कि जो बड़ा वाला वायर बोलेगा, बड़ा वाला वायर जो बोलेगा वही मानेंगे, तो बड़ा वाला वायर क्या बोल रहा है, D2C ये, और A to B, D से C गया वापस ऐसे गया, A to B जा रहा है, तो B to A ठीक है, B to A एंड D2C जा रहा है, वापस से B पे आ रहा है और B से A जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। The north and the south pole of the two identical magnetic poles, बेटा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, कह रहे यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ये मैग्नेटिक पोल अंदर की तरफ जा रहा है, इधर से ये साउथ अंदर की तरफ जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये नॉर्थ अंदर की तरफ जा रहा है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा होगा ऐसे करके, जो कॉइल के अंदर प्रवेश करना चाहेगा, बोलो हाँ है ना। इस सिनारियो में जब ये कॉइल, ये फ्लक्स इस कॉइल के अंदर प्रवेश करेगा ऐसे करके, तो ये कॉइल एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस करेगा जिसकी वजह से ये अंदर जाने वाले फील्ड लाइन को अपोज करने की कोशिश करेगा, तो करंट इसमें जो अपोज होगा बेटा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज कॉइल में बनाऊं तो ऐसे करके, तो यहां पर दो एक कैपेसिटर लगाया गया है, यहां पर देखो ये कॉइल ऐसे बेटा, ये कॉइल ऐसे है, कैसे बनाऊं, हाँ ठीक है ऐसे है, और यहां पर एक कैपेसिटर प्लेट लगा दिया गया है, ये 1 है ये 2 है, ध्यान से। अब इसमें जो ईएमएफ आएगा वो इसके अंदर जाने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, यानी कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ अगर एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस होता है, सॉरी ये मैंने ऐसे उल्टा कर दिया ना, इधर की तरफ बनेगा, ये इधर की तरफ बनेगा, देखो ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक ऐसे, देखो इसको मैंने ऐसे पलट दिया, ये तो ये 1 ये 2, ठीक, करंट कैसा आएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब करंट ऐसे गया इधर, इसमें करंट घुस रहा है, इसमें करंट घुस रहा है, तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस, यानी कि प्लेट 1 विल बी पॉजिटिव एंड प्लेट 2 विल बी नेगेटिव, प्लेट 1 विल बी पॉजिटिव एंड प्लेट 2 विल बी नेगेटिव होगा, खत्म क्वेश्चन, आगे बढ़िए। अ रेक्टेंगुलर लूप
इस स्लाइडिंग, देखो ये रेक्टेंगुलर लूप है, वो इस मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिया हुआ है, इनसाइड दिया हुआ है, और ये इसके अंदर घूम रहा है, और इसके पास भी खुद का कुछ भी रेजिस्टेंस है क्या? हाँ, इसका भी रेजिस्टेंस है कितना बेटा? 2 ओम। अब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब कोई वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से घूमता है तो उसके पास ईएमएफ आता है, कितना आता है बेटा? E इक्वल टू बी एल वी आता है। यानी कि ये कितना ईएमएफ जनरेट हुआ, इस वाले वोल्टेज बता दो मुझे, तो डाटा लेना पड़ेगा बेटा। L है 1, B है 2, बी एल वी, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है 2, कितना हो गया? 4 वोल्ट। अब ये सर्किट कुछ ऐसा बन गया, ये बैटरी हो गया 4 वोल्ट का बच्चे, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस हो गया। ये रेजिस्टेंस 6 दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस 3 दिया हुआ है, और ये रेजिस्टेंस कितना दिया बेटा? 2 दिया हुआ है, और बैटरी लगाए 4 का। अगर पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाओगे तो 0 0 0, यहां पर होगा बेटा 4, यहां पर होगा x की वैल्यू निकालो, हमने सिखाया हुआ है x की वैल्यू निकालने के लिए, x यहां भी x यहां भी, तो x माइनस 0/6 प्लस, सॉरी x माइनस 0/6, ठीक है, वापस से x माइनस 4/2 प्लस x माइनस 0/3, और ये सब किसके बराबर? 0 के बराबर। अगर ध्यान से देखोगे तो एलसीएम इसका कितना आएगा बेटा? 6 आ गया, ये कट गया x प्लस 3x माइनस 12, और यहां पर प्लस 2x इक्वल टू कितना? 0। यहां से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो x कितना आ जाएगा बेटा? इधर गया 12, और यहां पर 3, 1 4, देखो 1 इधर, ठीक है, और ये 3 3 1 4 1 5, तो x हो गया 12 12 हो गया, नहीं यार कितना हो गया, एक मिनट, इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा? 6 आएगा, 6 से डिवाइड किया x माइनस 0, ठीक है, प्लस 3 टाइम 3x माइनस 12 हो गया 2x, बेटा ये 2x होगा ना, हाँ, तो 2 and 3 5 1 6x, तो ये मिलेगा 12/6, यानी कि मिल गया x की वैल्यू कितना? 2। x अगर 2 हो चुका है तो मुझे इसमें करंट बताओ, तो I इक्वल टू वी बाई आर, वी कितना होगा बेटा? 4 में से 2 गया 2/2, कितना हो गया करंट? 1 एम्पियर। करंट कितना गया? 1 एम्पियर। अब आगे क्वेश्चन सुनो, कह रहे जब ये इसके अंदर मूव करेगा तो इसमें करंट जाएगा, और इसमें करंट जाएगा तो ये अब ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये वायर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना? F इक्वल टू बी आई एल। तो वो फोर्स कितना होगा बेटा? B कितना दिया हुआ है? B मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 दिया हुआ है, करंट हमने निकाला कितना? करंट हमने निकाला कितना? 1 एम्पियर, और लेंथ कितना दिया हुआ है? 1। तो यानी कि फोर्स इसने कितना एक्सपीरियंस किया बेटा? 2 न्यूटन। फोर्स इसने कितना एक्सपीरियंस किया? 2 न्यूटन। फोर्स इसने 2 न्यूटन का एक्सपीरियंस किया। कह रहा है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहे, कितना फोर्स लगाए? 2 न्यूटन का फोर्स ठोक दो इस पे। अगर 2 न्यूटन फोर्स ये फील कर रहा है बेटा, उसके ऊपर 2 न्यूटन फोर्स लगा दो ना, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। अरे कोई भी कांस्टेंट वेलोसिटी से कब चलता है बेटा? जब एफ नेट क्या होगा? 0 होगा। एफ नेट 0 करने के लिए जो फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप एक फोर्स लगा दो, तो कितना आंसर आएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, 2 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? अ कंडक्टिंग रॉड एसी ऑफ लेंथ 4L, बेटा ये पूरा 4L दिया हुआ है, ये लेंथ L दिया है, ये लेंथ 3L दिया है, यहां पर O दिया हुआ है, यहां पे हिंज किया हुआ है, यहां पर A दिया है, यहां B दिया है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाले वायर और इस वाले वायर को घुमा देते हैं, इसके वजह से इसके पास जो ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा? तो ईएमएफ आएगा बेटा, O वाला आपका हाई पोटेंशियल होगा और B वाला आपके पास लो पोटेंशियल होगा, तो VO माइनस VB इक्वल टू हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, और L की जगह पे क्या रखेंगे बच्चे? 3L, तो 9L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब निकालो आप VO माइनस VA, तो हाफ B ओमेगा, और इसके जगह पे कितना रखेंगे बेटा? ये वाली दूरी L स्क्वायर। अब आपसे क्या कह रहे हैं बच्चे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर लो? माइनस कर लो। माइनस करोगे तो बेटा ये माइनस और ये प्लस, ये खत्म हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो मिला आपको VA माइनस VB इक्वल टू, अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर कॉमन कर लो, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर कॉमन कर लो, ऊपर वाला प्लस में है तो आपको मिला आपको 9, और नीचे वाला माइनस में मिला 1, तो VA माइनस VB इक्वल टू हाफ B ओमेगा L स्क्वायर इंटू 8, ये 4, तो 4B ओमेगा L स्क्वायर, 4
बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एकदम सेम डिटो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है बच्चे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। द नेटवर्क शोन इन द फिगर इज अ पार्ट ऑफ द कंप्लीट सर्किट। चलो ठीक है, आपसे पूछ रहा है यहां पर और यहां पर पोटेंशियल बताओ। मैंने आपको बताया है कि इसमें जो करंट घुस रहा है कितना घुस रहा है बच्चे, कह रहा है 5 एम्पियर का करंट घुसा, ठीक है, और कह रहा है कि करंट डिक्रीजिंग, तो डी आई बाई डी टी डिक्रीजिंग कर रहा है कितना बेटा, -10⁻³ का। डिक्रीजिंग होगा तो माइनस लेते हैं, याद है ना मैंने, हाँ बेटा करंट यहां से घुस रहा है तो प्लस, यहां से निकला तो माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। अब यहां पर देखो, यहां पर जो बैटरी बनेगी और ये ईएमएफ कितना होगा बेटा, -L डी आई बाई डी टी। बोलो हाँ है ना। अब क्योंकि ये ईएमएफ मतलब ये ईएमएफ करंट कम हो रहा है तो ये करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा, नहीं समझे। इंडक्टर के अंदर घुसने वाला करंट डिक्रीज कर रहा है ना बेटा, डिक्रीज करेगा तो इसमें सेल्फ इंडक्शन होगा, सेल्फ इंडक्शन की वजह से ये करंट को इंक्रीज करने का कोशिश करेगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और अगर इस डायरेक्शन में करंट इंक्रीज करना है तो ये बैटरी कुछ इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। और बैटरी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, सेल्फ इंडक्शन है 5 × 10⁻³ और रेट ऑफ चेंज 10⁻³ हो गया, कितना है 5 वोल्ट, यानी कि ये बैटरी कितना हो गया 5 वोल्ट, और ये इसका नेगेटिव और ये इसका पॉजिटिव। अब आओ इक्वेशन लिखो बेटा, VA यहां से चलो VA आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, यहां पर देखो माइनस साइन, बाद वाला साइन माइनस में लेते हैं ना, माइनस में, तो करंट 1 × 5 कितना आ गया 5, आगे बढ़े आगे वाला साइन प्लस, वोल्टेज कितना है 15, आगे बढ़े आगे वाला साइन प्लस, वोल्टेज कितना 5, ठीक है। अब यहां पर मिला आपको क्या, VB ये वाला वोल्टेज ना, हाँ, तो इक्वल टू कितना हो गया बेटा VB। अब आगे देखते हैं, हमसे पूछ रहा है VA माइनस VB, तो VA माइनस VB इक्वल टू 5 से 5 चला गया -15 आ रहा है, -15 वोल्ट आ रहा है बेटा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, -15 वोल्ट। आगे बढ़िए। हाँ क्या कह रहा है बच्चे, ये कह रहा है एक कॉइल है, एक कॉइल है बेटा, ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है v वेलोसिटी से। जब ये प्रवेश करेगा तो यहां पर ईएमएफ आएगा, बोलो हाँ बिल्कुल। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो इसमें और इसमें देखो, अगर कोई कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश कर रहा है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये कॉइल है, जब ये इसके अंदर प्रवेश करेगा, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड, तब ईएमएफ आएगा। और जब ये इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तब इसमें ईएमएफ कितना होगा, 0 होगा। और जब ये वापस से निकलना स्टार्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड से, तब इसके पास ईएमएफ आएगा। क्या मेरी बात समझ रही? तो जब ये प्रवेश करेगा इसके अंदर उस समय ईएमएफ आएगा, ठीक है। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से अंदर घूमेगा तो कोई ईएमएफ नहीं आएगा, फिर ईएमएफ 0। तो यहां पर ये वाला गलत हो गया क्योंकि ईएमएफ दे रहा है, यहां पर भी आगे का कुछ जिक्र ही नहीं कर रहा, 2 बार ईएमएफ आएगा बेटा। हाँ देखो यहां पर क्या हो रहा है, मिला आपको आगे की तरफ ईएमएफ मिला, ठीक, फिर ईएमएफ क्या हो गया 0 हो गया, वापस से ईएमएफ मिला, बट ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि दूसरे वाला जो ईएमएफ मिलेगा बेटा वो नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। समझ आए मेरी बात? चलिए आगे बढ़िए। अब देखो असर्शन रीजन है, ध्यान से पढ़ना। एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड इन एनी मेटालिक कंडक्टर व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज अराउंड इट। कह रहा है एडी करंट कहीं पे भी प्रोड्यूस हो सकता है, बस उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज करना है। बिल्कुल सही है, असर्शन एकदम सही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज, ये भी सही है, रीजन भी सही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही तो डिफाइन करता है कि चार्ज किधर जाएगा, लेकिन क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना? एडी करंट होता है बेटा क्या, सेल्फ इंडक्शन की वजह से। मेटल का कॉइल है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ आया, नया करंट आया, इसकी वजह से। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये मिल गया आपको करेक्ट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। द क्वांटिटी L अपॉन R पोजेस डायमेंशन ऑफ टाइम, बिल्कुल सही है, क्योंकि L अपॉन R को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, टाइम कांस्टेंट कहते हैं, तो इसका डायमेंशन टाइम ही होगा, बिल्कुल सही है। टू रिड्यूस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट थ्रू अ सोलेनॉइड शुड इंक्रीज द टाइम कांस्टेंट। देखो अगर मैं ईएमएफ की बात करूं तो ये होता है -L di/dt, ठीक, ओके। अब कह रहा है टू रिड्यूस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, करंट के रेट को चेंज करने के लिए L अपॉन R थ्रू अ सोलेनॉइड शुड इंक्रीज द टाइम कांस्टेंट।
टू रिड्यूस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करेंट, करंट के बढ़ने को कम करने के लिए इक्वल टू एल। एक काम करते हैं, चलो पहले ईएमएफ का इक्वेशन लिखो। ईएमएफ का इक्वेशन क्या होता है बेटा, डी फाई बाई डी टी। तो ई इक्वल टू क्या मिलेगा, फाई कब आता है बेटा, फाई की वैल्यू होती है एल आई, तो एल डी आई बाई डी टी। ओके, और माइनस लगा देंगे। और ईएमएफ को क्या लिख सकते हैं बेटा, ईएमएफ को करंट लिखने के लिए तो हमें चाहिए वोल्टेज अपॉन, इससे आर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा करंट आई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, और आर से डिवाइड कर दो तो आपको मिला क्या, एल अपॉन आर। बोलो, एल अपॉन आर। तो कह रहा है इस करंट आई को टू रिड्यूस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट, करंट के बढ़ने को कम करने के लिए इंक्रीज द टाइम कांस्टेंट, एल अपॉन आर की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। टाइम कांस्टेंट का इस इंक्रीज करंट से कोई रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, देखो यहां पर एल अपॉन आर ये कांस्टेंट वैल्यू है, करंट के बढ़ना या घटना एल अपॉन आर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए जो रीजन है वो गलत है बेटा आपका, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। To reduce the rate of increase of current through a solenoid should increase the time constant L upon R. L upon R की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो जो बढ़ने का रेट है उसको कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये देखो, ये इक्वेशन बता तो रहा है सही, ये चीज बता तो रहा है सही, बट इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो कह रहा है कि दोनों असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, बट क्या है, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Faraday's law of conservation of energy सही है। In a purely resistive circuit in the current lag, गलत। अभी पढ़े नहीं हो आप लोग, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है, तो यहां पर ये वाला गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है एक रेक्टेंगुलर लूप इज बीइंग पुल्ड इन अ कांस्टेंट वेलोसिटी v थ्रू अ रीजन ऑफ द, ठीक है, बी इज सेट अप द ग्राफ बिटवीन द एक्स एंड पोजीशन। चलो ठीक है बच्चे, जब ये कॉइल इधर जाएगा तो इसमें ईएमएफ आएगा, इन दोनों की वजह से ईएमएफ नहीं आएगा, पढ़ चुके हम लोग। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा बेटा ईएमएफ तो मिल रहा है, उसके बाद ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो अब इस वाले में ईएमएफ आएगा। तो E इक्वल टू क्या होता है बेटा, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी कि पहला वाला जो ईएमएफ आएगा वो नेगेटिव में आएगा, उसके बाद आपका ईएमएफ क्या हो जाएगा बेटा, इसके अंदर अगर रहेगा तो जीरो होगा, फिर आगे जाएगा तो पॉजिटिव में चला आएगा। तो पहले ईएमएफ नेगेटिव में आया, उसके बाद ईएमएफ पॉजिटिव में आया। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हुआ, करेक्ट हुआ। आगे बढ़िए, कुछ ऐसा ही इक्वेशन पिछले वाला ही दिया हुआ है बेटा, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। चलो इसके अंदर जाएगा तो ईएमएफ नेगेटिव में आएगा, फिर जीरो होगा, फिर आएगा आपका पॉजिटिव में ईएमएफ। तो देखो 0 से 5 ईएमएफ नेगेटिव में आया, फिर आपका ईएमएफ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन ही नहीं होगा, ईएमएफ नहीं आएगा। और इधर वाले में ईएमएफ आएगा पॉजिटिव में। 45 का 45 क्वेश्चन आपको बताया गया प्यारे बच्चे। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसका ऑप्शन विजिबल नहीं था, तो वो आप लोग मेरे से क्लास में पूछ लेना। और बाकी अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए सोल्यूशन के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। बाय, जय भारत।